हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीपीएससी बिहार। 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की डेट आ चुकी है 17 नवंबर 2024। आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। आपकी उस तैयारी को और सप्लीमेंट करने के लिए, उसे डायरेक्शन देने के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए मैं लेकर के आ गई हूँ आज रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स ऑफ जनरल साइंस का वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम 69 से लेकर के 67 बीपीएससी के बीच में जो 4 क्वेश्चन पेपर्स हैं, 68, 69 एंड 67 के 2 एग्जाम्स जो हुए थे, एक रद्द हुआ और फिर दूसरा री एग्जाम, उन चारों क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके सबसे ज़्यादा रिपीट कौन से टॉपिक्स हुए हैं, कौन से थीम्स हुए हैं, उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो भी आपका सोर्स है, बुक, नोट्स, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उसको पढ़ते वक्त आप साथ में इस वीडियो से नोट डाउन करके टॉपिक्स को रख लीजिए और उस हिसाब से अपनी तैयारी को दिशा दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपके बहुत काम आएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो इन्हें लाइक ज़रूर किया करें और इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये सिलेबस है बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सिलेबस। यहाँ पे जो हाईलाइटेड पार्ट है ये जनरल साइंस का सिलेबस है। एक बार पढ़ लेते हैं कि बीपीएससी हमें सिलेबस में क्या बताती है। बीपीएससी ने कहा है कि जनरल साइंस विल कवर जनरल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस including matters of everyday observation and experience, as may be expected of a well-educated person who has not made a special study of any scientific discipline. तो ये है आपका सिलेबस, जो कि क्लियर तो नहीं है कि हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, बट उन्होंने बता दिया है कि आपको कोई स्पेसिफिक साइंटिफिक डिसिप्लिन के डिटेल में पढ़ाई करनी, जितना नहीं पढ़ना है साइंस को, बट आपको बेसिक बुक नॉलेज होनी चाहिए स्कूल लेवल तक की, है कि नहीं। तो हमें स्कूल तक की ही पढ़ाई करनी है साइंस की, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए आज की वीडियो आपकी बहुत मदद में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि इसके रिपीटेड थीम्स क्या हैं। और ध्यान रखिएगा, जो मैंने जिन टॉपिक्स को नंबर 1 प्रायोरिटी दी है, नंबर 1 यहाँ पे लिस्ट किया है, वो हाईएस्ट प्रायोरिटी के टॉपिक्स हैं। इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि कोई एरिया बहुत ब्रॉड है, बहुत वास्ट है, अरे इसको पढ़ने में तो बहुत समय जाएगा, लेकिन मानिए मेरी बात, आप उसको नंबर 1 प्रायोरिटी इसीलिए दी गई है क्योंकि हर वर्ष उससे क्वेश्चन आ रहे हैं और एक नहीं कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है साथियों। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है एनिमल फिजियोलॉजी या सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आपको हमेशा बायोलॉजी पढ़ते वक्त ह्यूमन बॉडी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको थोड़ा सा लिविंग सिस्टम्स जो हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी लाइफ फंक्शन के लिए, बी इट रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डिजेस्टिव सिस्टम, मसल्स, हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स वाला, इन सबको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि वर्ष दर वर्ष हर साल ही इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं अलग अलग सिस्टम से रिलेट। अगर आज मस्कुलर से पूछ लिया है तो अगले वर्ष स्केलेटल से पूछ लेगा, फिर अगले वर्ष नर्वस से पूछ लेगा। 7 क्वेश्चन हैं इन 4 क्वेश्चन पेपर्स के अंदर, सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक से, ठीक है। 69 बीपीएससी में 2 क्वेश्चन था, 68 में 2 क्वेश्चन था, 67 में 2 क्वेश्चन था और 67 के रिपीटेड एग्जाम में, री एग्जाम में 1 क्वेश्चन था। तो टोटल 7 क्वेश्चन हैं और इसकी अच्छी खासी वेटेज है। आपको ये ध्यान दे के रखना है, ठीक है। 7 क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं तो ये अच्छा एरिया, आप हर पेपर में देख रहे हो कि अब अबाउट 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं इससे, इस स्पेसिफिक टॉपिक से। तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको, इस थीम को अच्छे से पढ़ना है। और इसके अंदर सारे के सारे जो ये एनिमल फिजियोलॉजी इज़ योर एनिमल फिजियोलॉजी इज़ योर थीम एंड इसके अंदर जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं वो ये वाले टॉपिक्स हैं, नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटल डिजेस्टिव सिस्टम। आपको ये सारे टॉपिक्स ध्यान से पढ़ने हैं जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हो। उसके बाद आपको बायोलॉजी में दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है एनाटॉमी। आप ध्यान दीजिएगा कि जो एनिमल टिश्यूज़ के सारे प्रकार हैं आप अच्छे से देख लीजिए, स्पेशली कनेक्टिव टिश्यूज़ जिसमें ब्लड ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। ब्लड हो गया आपका, कार्टिलेज, लिगामेंट, बोन्स एक्सेट्रा, इन सारे कनेक्टिव टिश्यूज से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। आपको थोड़ा सा एपिथेलियल टिश्यूज़ पे भी ध्यान देना होगा। तो इन टॉपिक से भी अच्छे सारे क्वेश्चन हैं हर वर्ष, ठीक है। फिर आते हैं डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स। ये बहुत हाई प्रायोरिटी एरिया है। आप एनिमल फिजियोलॉजी या फिर जिसको आप सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कह सकते हो, उसके अलावा डिजीज़ एंड डिसऑर्डर कर लेंगे तो आप 60% क्वेश्चन जो हैं, 60% क्वेश्चन बायोलॉजी के तो कर लीजिएगा। इन दोनों टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं। तो डिसऑर्डर्स में और डिजीज़ में क्या करना है आपको वेक्टर्स, आपको पहली बात तो डिजीज़ पढ़नी है, उनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स पढ़ने हैं। फिर अगर कोई वेक्टर है कि किसी वेक्टर से कोई डिजीज़ फैल रही है तो वो देखना है। और फिर
वो किस ऑर्गेनिज्म से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, वायरस से होता है, समझ रहे हैं आप, बैक्टीरिया से होता है, आपको पूरा पता होना चाहिए। उनकी लिस्ट आप बना लीजिए, अगर आपकी गाइड बुक में है तो वेल एंड बेटर, वरना आप अपने सोर्स से लिस्ट बनाइए, उसको बार बार रिवाइज करिए और याद करके रखिए। फिर इसमें आपको वैक्सीनेशन एंड ड्रग्स से क्वेश्चन आ जाते हैं अच्छे खासे। एंड देन यू हैव इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी से क्वेश्चन, आपको कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी को अच्छे से पढ़ना है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, फिर वैक्सीनेशन कैसे इनकॉपरेट होती है, क्योंकि पिछले वर्ष 6th 9th में हमको 2 क्वेश्चन इस तरह से दिख चुके हैं। तो टोटल ये जो डिजीज़ एंड डिजॉर्डर्स है ना, इस टॉपिक से भी 7 क्वेश्चन हैं इन 4 क्वेश्चन पेपर्स के अंदर। 6th 9th BPSC में तो 3 क्वेश्चन था इस टॉपिक से। रिपीटेड 67th का रिपीटेड एग्जाम में 2 क्वेश्चन था, और बाकी हर साल एक क्वेश्चन तो है ही डिजीज़ से। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल लेकर के आई हूँ, हाउ टू आइडेंटिफाई रिपीटेड थीम। अब जैसे कि ये वाला 69 BPSC का क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने डिजॉर्डर्स को मैच करने के लिए लगा दिया है कि इंसोम्निया स्लीप डिजॉर्डर होता है, एनोरेक्सिया ईटिंग डिजॉर्डर होता है। इफ़ यू नो दिस तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे। देखने में बहुत डर लग रहा है क्वेश्चन को, लेकिन ये सिर्फ सिंपल डिजॉर्डर और डिजीज़ के बारे में नॉलेज है कि नहीं है, क्या होती है वो बीमारी, आपको पता होता तो आप ये क्वेश्चन कर लेते। उसी तरह देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है डिजॉर्डर्स और डिजीज़ से। ये निमोनिया के ऊपर क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया कि लंग्स की बीमारी है। फिर देखिए वैक्सीन्स के ऊपर क्वेश्चन है, फिर डिजीज एंड डिजॉर्डर, फिर देखिए वेक्टर वैक्सीन्स, इम्यूनिटी के ऊपर क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से अपनी NCERTs के थ्रू या फिर आप जो भी गाइड बुक पढ़ रहे हैं उसके थ्रू इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक ही टॉपिक से देख रहे हैं, डिजॉर्डर्स वाले टॉपिक से कितने क्वेश्चन हैं। This is the trend. This is the repeated theme that we have to emphasize upon while revising. चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यूज़ ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन ब्लड एक इतना इम्पॉर्टेंट थीम के तौर पे उभर के आया है साइंस में कि इसको मैंने अलग से लिस्ट कर दिया कि अगर कोई इग्नोर करना चाहे तो न करे, कि आपको ब्लड अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आते हैं इससे। आपको कॉम्पोनेंट्स पता होने चाहिए, ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या होती है, RBC, WBC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं ज़्यादा डिटेल में आगे डिस्कस नहीं करूँगी, कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और यू कैन जस्ट नोट डाउन अपनी तैयारी के टाइम पे इसको ध्यान में रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हो। तो आपको बस यहाँ पे देख लीजिए, इसमें मैंने जो इन थीम्स के अंदर जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आपको इन टॉपिक्स पे ज़्यादा बल देना है पढ़ते वक्त, ठीक है। आप इसको टाइप्स वगैरह देख लेना, RH फैक्टर के बारे में, कौन सा यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन सा यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली, ठीक है। लिम्फोसाइट्स वगैरह को ध्यान से पढ़ना है। वैसे देखिए हेरिडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा आपका मेंडल से लेकर के डार्विन, आप वाटसन एंड क्रिक तक चले जाएंगे, आपको डिटेल में इससे क्वेश्चन पूछेगा। DNA RNA पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट थोड़ा सा, तो बायोटेक के बस जो बुक्स में है, NCERTs में है या फिर जो आपके गाइड बुक्स में है, उतना ही, ज़्यादा नहीं कूदना है इधर उधर, क्योंकि समय है ही नहीं अभी, अब आपको रिवाइज़ करना है। तो ये जो गिरता हुआ इसका इम्पोर्टेंस है ना, आप इस हिसाब से अपने टाइम के हिसाब से और इस वीडियो की मदद लेकर के आप डिसाइड करिएगा कि आपको कौन सा वाला एरिया छोड़ना है, कौन सा नहीं छोड़ना। अगर आपने पढ़ा हुआ है DNA RNA तो वेल एंड गुड, गो अहेड एंड रिवाइज। लेकिन नहीं पढ़ा हुआ तो आप सोच सकते हो अबाउट कि एक बार थोड़ा बहुत कुछ ही टॉपिक्स पढ़ लेता हूँ, चलो DNA RNA पढ़ लेता हूँ, बायोटेक पढ़ने में दिक्कत होगी। और ये बात जहाँ तक बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस की है ना, तो ये करंट अफेयर्स बेस्ड बहुत होता है। न्यूज़ में कहीं भी पढ़ रहे हो कुछ भी रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, प्लीज़ नोट इट डाउन और उसको रिवाइज करो, क्योंकि आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को अच्छे से कर भी नहीं पाओगे। क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन पिछले 2 सालों में पूछे हैं इन्होंने बायोटेक से, तो वो काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड है, काफ़ी करंट अफेयर्स बेस्ड है। तो आप करंट अफेयर्स पढ़ते वक्त बस अपने आप को चौकन्ना रखिए कि कौन सा वाला बायोटेक का क्वेश्चन है, उसको अच्छे से नोट कर लेना है, या फिर कोई टॉपिक है तो थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा। ऑनलाइन मैगजीन में बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर डिटेल्स नहीं दिए रहते, आपको डिटेल्स में खुद के नोट्स बनाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन का थोड़ा सा स्वभाव बदल रहा है, ठीक है। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। मतलब आपका जो एनिमल किंगडम है, माफ़ करिएगा, जो पूरे हमारे ऑर्गेनिजम्स उनको 5 किंगडम में बांटा गया है कार्लस लिनियस के द्वारा, तो आपको पूरा पता होना चाहिए। लाइक राइट फ्रॉम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट, एनिमेलिया, आपको पूरा किंगडम का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। किसके क्या लक्षण हैं, कौन से किंगडम में आने के लिए आपके अंदर क्या ट्रेट्स होने चाहिए, कौन सा मल्टी सेलर होता है, कौन सा यूनिसेलर होता है, बेसिक फैक्ट्स, क्योंकि इससे टिडबिट्स क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक ऐसा है कि आप इसको स्किप कर सकते हो, सिर्फ स्किप कर दो, लेकिन रिस्क पे अपने स्किप करना, क्योंकि अगर आपका ये क्लियर रहेगा ना तो आपको खुद ह्यूमन बीइंग को समझने में आसानी होगी।
है ना, क्योंकि इसमें जो ट्रेड्स मेंशन होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन होते हैं, ये आपको आधा तो क्वेश्चन सॉल्व करा के दे देते हैं इफ़ यू हैव दिस क्लियर कट डेमार्केशन इन योर माइंड के हाँ ठीक है 5 किंगडम्स जो है ऐसे 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 डिवाइडेड हैं कि अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्लोरोफिल नहीं कंटेन करता तो फंगाई में आएगा, कंटेन करता है तो प्लांट में आएगा, तो आप तो डिस्टिंग्विश कर लेंगे ना, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के काम आएगा ना ये सब। तो एक बार रीड कर लेना, अगर पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, रिवाइज करिए, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार बस रीड कर लीजिए, ताकि जो मेजर पॉइंट्स हैं उसकी बेसिस पे आप एलिमिनेशन के स्टेज पे रहें एग्जामिनेशन के टाइम पे। फाइन। और आपको एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी फाइलम्स हैं उसको भी अच्छे से पढ़ लेना है, सारे फाइलम्स आपका एव्स मैमेली। एक बार एनिमल पढ़ लिया, मतलब सबसे पहले तो ह्यूमंस और एनिमल्स को पढ़ना है आपको, ज़्यादा क्वेश्चन उधर से होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ 10 सवाल होते हैं, 10 तो नहीं, अगर 8 सवाल होते हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि 4 से ज़्यादा 5 क्वेश्चन जो आपको एनिमल से पूछ लेगा, और 3 क्वेश्चन आपकी बॉटनी से आएगा। आपका जुआलॉजी पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा हावी रहता है, पर ये पेपर पर डिपेंड करता है। कई बार किसी पेपर पे प्लांट्स भी पूछ लेते हैं, बट हिस्टोरिकली अगर देखूँ मैं पिछले 10 साल की बात करूँ तो 10 सालों में तो आपका ज़्यादा उन्होंने जुआलॉजी पे जोर दिया है। ठीक है, देखिए उसके बाद आप प्लांट्स पे आते हैं। तो प्लांट्स में आपको पार्ट्स एंड टाइप्स ऑफ प्लांट, आजकल ये ज़्यादा पूछ रहे हैं प्लांट के पार्ट्स और उनके टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स को कैसे आएगा आपको, ऑफकोर्स प्लांट्स का क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स को आप क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स में डिवाइड कर सकते हैं, और फिर क्रिप्टोगैम्स जो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, और फिर जो भी क्लासिफिकेशन है आपको अच्छे से इसको थोड़ा सा सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार देख लेने। एक पेज के ऊपर एक आप फ्लो चार्ट बना लो, उस फ्लो चार्ट के अंदर सबके ना जो मेजर उनके आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बस लिख लो, और वो बार बार आप एग्जाम के टाइम के पहले तक रिवाइज करते रहना, आराम से हो जाएगा। मोस्टली लोग जिम्नोस्पर्म एंड जियोस्पर्म से क्वेश्चन पूछते हैं, या तो उनके लक्षण पूछ लेंगे कि किसमें सीड कोट होता है, किसमें सीड कोट नहीं होता, या फिर वो डिटेल में नाम वाम दे देते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं कि बता दो पाइन कौन सा टाइप का प्लांट होता है, वो जिम्नोस्पर्म होता है कि एंजियोस्पर्म होता है, देवदार कौन सा होता है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो प्लांट क्लासिफिकेशन देख लेना है, और फिर उनके टाइप्स के हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ट्रीज, इनको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा पौधा जो है वो क्रीपर है, कौन सा जो है वो क्लाइंबर है। तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, इसलिए हमको वहाँ अपना नज़र, अपनी रोशनी उधर लेके जाने की ज़रूरत है, अपना ध्यान उधर लेके जाने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी। जैसे एनिमल फिजियोलॉजी है वैसे प्लांट की फिजियोलॉजी के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। रेस्पिरेशन, आपका रेस्पिरेशन में फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस पूरा आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन, कैसे वाटर एक्सचेंज होता है, रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देख लेना है, वो पूरा जो प्रोसेस है, एंथेसिस, स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन्स जाने वाला, एंड उनके ऑर्गन्स के नाम आपको पता होना चाहिए कि स्टामिन क्या होता है, पिस्टल क्या होता है, थोड़ा सा आपको प्लांट पॉलिनेशन और प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन है, ये अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा। उसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, देखिए मैंने बताया था ना फोटोसिंथेसिस, ये स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिख दिया है क्योंकि लोग कई बार दे टेंड टू स्किप, इट्स अ पार्ट ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी ओनली, लेकिन आपको ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस से तो क्वेश्चन बन ही जाता है, थोड़ा सा डिटेल में देख लेना कि जो स्टोमेटा होता है उसका स्ट्रक्चर देख लेना, ग्रेना स्टोमा देख लेना, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन देख लेना, वो सब पूछ लेते हैं ये लोग, आजकल डिटेल में पूछ रहे हैं। बेसिक सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक एंड ऑक्सीजन का एक्सहेलिंग होगा, बट ये अब नहीं पूछ रहे हैं। दे वांट पीपल टू डेल्व डीपर इनटू सर्टेन एरियाज, और वो एरियाज हैं यही वाले जिनसे बहुत क्वेश्चन पूछ चुकी है, उनमें सब डेप्थ में पूछेगी ना बीपीएससी। तो फोटोसिंथेसिस वगैरह ठीक से कर लेना है। फूड मेकिंग एंड स्टोरेज, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कौन से पार्ट्स में बनता है और फिर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फिर पानी के साथ भी सेम के रूट से कैसे वो जाइलम टिश्यू से जाता है, फूड कैसे फ्लोएम टिश्यू से डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपको थोड़े से इसकी कंपोजिशन वगैरह, तो ये सारे टॉपिक्स ध्यान से देख लेना है। ठीक है, देन साइटोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, इसको मैंने लीस्ट इंपॉर्टेंस दी क्योंकि एक आधा क्वेश्चन इक्का दुक्का कभी आ आता है, लेकिन यू कैन नॉट जस्ट टोटली इग्नोर इट। ठीक है, जैसे कि न्यूट्रिशन एंड प्लांट जो है, इससे 2 क्वेश्चन है पिछले साल में, और जो प्लांट रेस्पिरेशन वाला इधर गया ना, माफ़ करिएगा, ये जो गया ना, ये प्लांट वाला फिजियोलॉजी वाला, इससे इस टॉपिक से तो मतलब हर वर्ष एक क्वेश्चन है। तो अगर मैं बताऊँ 4 साल, तो 4 साल से 4 क्वेश्चन पेपर्स, इस तरह से चार क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, और ये जो टाइप्स वाला पार्ट है, ये जिसमें टाइप्स एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट कर रहे हो आप, इससे भी 4 क्वेश्चन है, पार्ट्स एंड टाइप से भी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, और साइटोलॉजी से 2 क्वेश्चन हैं इन 4 क्वेश्चन पेपर के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि सेल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और उसमें स्पेसिफिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंस क्या है, कौन सा
क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, कौन सा एटीपी बनाता है, कौन सा स्टोर करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्यों मतलब वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दिया गया है, गॉल्जी बॉडीज़ क्या होती है, राइबोसोम्स क्या होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो। इससे 2 क्वेश्चंस आए हैं। डिपेंडिंग आपके पास अगर कम टाइम है तो आप खुद डिसाइड करिए आपको क्या स्किप करना है क्या नहीं करना। मैंने बस यहाँ पे आपको लिस्ट करके ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी कि किस टॉपिक से क्वेश्चन कितना ज़्यादा आया उसको नंबर 1 पे मैंने दिया है यहाँ पे वेटेज, और जिससे कम आया उसको नंबर 10 पे दिया। अब आप डिसाइड करिएगा। आप लास्ट में कह सकते हो मैम आपने तो सभी बता दिए टॉपिक्स। ऑफकोर्स मेजॉरिटी टॉपिक्स आ ही जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से डिस्पर्स्ड होता है, पूरे सिलेबस में डिस्पर्स्ड होता है। लेकिन यहाँ पे आपको स्मार्टली आइडेंटिफाई करना है कि आप किस पोजीशन पे है, किस टॉपिक को छोड़ने की स्थिति में, किसको नहीं छोड़ने की स्थिति में। और वो हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ आपके पास इस तरह से रिपीटेड थीम्स लेके, ताकि आप खुद से डिसाइड करें अपनी पोजीशन देख करके। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तब तक ये एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे प्लांट न्यूट्रिशन के ऊपर, ठीक है, प्लांट न्यूट्रिशन के ऊपर क्वेश्चन है ये देखिए। फिजिकल प्रोसेसेस, प्लांट का जो लाइफ साइकिल मैंने बताया था ना, प्लांट फिजियोलॉजी, उसके उस थीम से ये 4 क्वेश्चन हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ। सो यू कैन सी हियर एब्जॉर्प्शन के ऊपर क्वेश्चन है, फिजिकल प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि नाइट टाइम में आपको रात में क्यों नहीं सोना चाहिए। ऑफ कोर्स इफ़ यू नो दिस बेटर कि प्लांट का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डे में होता है और रात में नहीं होता है, तो उसका कारण क्या है। ये क्वेश्चन वहाँ से डिराइव्ड क्वेश्चन, अप्लाइड क्वेश्चन है। वैसे ही यहाँ पे देखिए फूड स्टोरेज के ऊपर है, ठीक है। स्टेम ऑफ अ प्लांट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द फूड, तो आपको ये फूड स्टोरेज जो मैंने बताया, प्लांट न्यूट्रिशन, देन प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मेनली लेते हैं, सॉइल से। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिस्क्रिप्टिव या डिटेल, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, कुछ ऐसे सिंपल, बट है तो थीम वही, प्लांट फिजियोलॉजी या प्लांट न्यूट्रिशन। तो कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता चल रहा है इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें आप स्पेसिफिकली इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे, वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ एक्सेट्रा। और उसके बाद आप थोड़ा सा आइसोटोप्स, आइसोमर्स एग्जाम्पल की इनकी एग्जाम्पल्स देख लेना और इनके बीच के डिफरेंसेस देख लेना कि क्या होता है। देन वी हैव अ नेक्स्ट नॉन प्रायोरिटी रिपीटेड थीम जो है वो है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इससे तो इतने क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हर वर्ष या तो आपको डायरेक्टली केमिकल फार्मूला पूछ लेगा, या तो आपको पूछ लेगा कि कोई एसिड है उसका ऑक्साइड बनाएंगे तो उसका नेचर क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का क्वेश्चन तो आपका 69 बीपीएससी में भी था, ठीक है। वैसे ही पीएच के ऊपर क्वेश्चंस मोस्टली इस बार 69 बीपीएस में पीएच से भी क्वेश्चंस थे। तो 69 बीपीएससी इटसेल्फ हैड अबाउट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। और ओवरऑल मैं बताऊं तो 7 to 8 क्वेश्चंस हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट से। ये बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा इसको। फिर आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, ये वाला थीम। इसमें आपको मैटर जो आपका लिक्विड, सॉलिड, गैस है, इन तीनों के प्रॉपर्टीज़ पता होने चाहिए। येस दे आस्क प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी कि किसको लिक्विड कहेंगे, किसको सॉलिड कहेंगे। ऐसे क्वेश्चन आ गया था कि केरोसिन जो है वो आंसर था और ऊपर प्रॉपर्टी दी हुई थी कि इसका शेप नहीं होता, इसका कोई स्ट्रक्चर शेप नहीं होता, बट इसका वॉल्यूम होता है, तो आंसर वॉज केरोसिन। तो दिस बेसिक थिंग दैट दे आर आस्किंग। आपको डेफिनेशंस ध्यान से पढ़ना है, हाईलाइट कर करके, नोट कर करके पढ़ना है, ठीक है, कि क्या वो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि एक लिक्विड को एक सॉलिड से अलग करते हैं, सॉलिड को गैस से अलग करते हैं, लिक्विड को गैस से भिन्न करते हैं। आपको ये सब ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको केमिकल और फिजिकल चेंज ध्यान से पढ़ना है कि कौन से चेंजेस केमिकल चेंज होते हैं, कौन से चेंजेस फिजिकल चेंज होते हैं। फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एक्सक्यूज मी, फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन हैं। देन वी हैव क्वेश्चन ऑन मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए मेथड्स, आपका डिस्टिलेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, सेंट्रिफिकेशन, इन सारे मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन है। फाइन, तो ये आप थोड़ा सा देख लेंगे इन टॉपिक्स को। स्टेट्स ऑफ मैटर से तो स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो 67 बीपीएससी में एक क्वेश्चन था, उसके बाद 68 में आपके 2 क्वेश्चन था, फिर 67 के रिपीट एग्जाम में भी 2 क्वेश्चन था। तो कुछ अबाउट 6 क्वेश्चन इसमें इस टॉपिक से आए हैं पिछले 4 सालों के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल पे। मेटल, नॉन मेटल, इससे भी अराउंड 3 क्वेश्चन आ चुका है। आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ और टाइप्स पता होना चाहिए। मेटलर्जी से ठीक ठाक क्वेश्चन होता है, जो सेपरेशन ऑफ ओर्स है, उन सारे प्रोसेस में, जैसे आपको रोस्टिंग, कैल्सिनेशन के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, किस में ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, किस में ऑक्सीजन एब्सेंट है, समझ रहे हैं।
फ्लक्स किसे कहते हैं, स्लैग किसे कहते हैं। जब आप मेटलर्जी का चैप्टर खोलेंगे ना तो आपको फिर समझ में आएगा कि यहाँ पे मैम क्या एड्रेस करना चाह रही थी। तो ध्यान से इन टॉपिक्स को आप मिस नहीं करते। जो शुरू के 4 प्रायोरिटी एरियाज़ हैं इनको तो आप प्लीज़ पढ़िएगा। उसके बाद इट हैज़ टू बी योर चॉइस वेदर यू वांट टू डिसकंटिन्यू और कंटिन्यू, ठीक है। फिर आते हैं हम, ये देखिए ये एग्जाम्पल दिया हुआ मैंने कि कैसे वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड पूछ लिया है, कैसा होता है, विनेगर जैसा होता है। फिर ये लिटमस टेस्ट, बहुत एसिड बेसिस पढ़ते वक्त सबसे बेसिक चीज़ होती है, अब लिटमस टेस्ट पढ़ते हो, ठीक है। और वो क्यों लिटमस जो है वो कलर चेंज करता है हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, तो यहाँ पे वो बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर यहाँ पे फिर से कार्बोनेट्स के साथ कैसे एसिड रिएक्ट करते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल ये एसिड एक टॉपिक से, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के टॉपिक से 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव पॉलीमर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत मिस करने का रिस्क लेना। पॉलीमर से तो हर साल ही क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्ट टॉपिक्स के बारे में कुछ भी कहूँ लेकिन ये हर एग्ज़ाम में आया हुआ है। 69th में इससे 2 क्वेश्चन है, माफ़ करिएगा इससे 3 क्वेश्चन है ओवरऑल, और 67th में क्वेश्चन है, रिपीटेड वाले 67 में भी क्वेश्चन है। तो टोटल अराउंड वी हैव 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पॉलीमर्स वाला टॉपिक। आपको बेसिक पता होना चाहिए एप्लीकेशन कि जो भी पॉलीमर की आप बात कर रहे हो, मान लो कि टेफ्लॉन है, पीवीसी है, बेकलाइट है, तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है, फिर वो उसका जो मोनोमर है वो क्या है, उसकी केमिकल फार्मूला थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। नॉट एग्जैक्टली लाइक वो चेन कैसे बनेगा, बट आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि टेट्राफ्लोरोइथेन को मिला करके हम टेफ्लॉन बनाते हैं, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड को हम पीवीसी कहते हैं, तो विनाइल क्लोराइड आपको पता होना चाहिए कि वो उसका मोनोमर है, और वो मल्टीपल टाइम मिला पॉलीमर बना तो विनाइल क्लोराइड बन गया। तो यू नीड टू बी लिटिल लाइक ओपन इन अवेक वाइल यू रीड द पॉलीमर्स, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं कि टेफ्लॉन से बर्तन बनते हैं क्या, मतलब समझ रहे हो, बेकलाइट से स्विचेस बनते हैं, नॉट डायरेक्टली दे आर आस्किंग दिस इजी क्वेश्चन। वो आपको ट्रेड्स दे के बता देंगे कि फलाना लक्षण है, बताओ कौन सा वाला पॉलीमर है, इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ध्यान से पढ़ो पॉलीमर्स को। और एक्सप्लोजिव्स भी, पिछली बार HMX से क्वेश्चन आ गया था, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव। बच्चे नहीं पढ़ते हैं उस जैसे टॉपिक्स को, हमको ज़्यादा से ज़्यादा TNT पढ़ना होता है, RDX पढ़ना होता है एक्सप्लोजिव में, है ना, ट्राइनाइट्रोटोलुईन पढ़ते हैं, RDX पढ़ लेते हैं। दे आर आस्किंग अबाउट डिफरेंट एक्सप्लोजिव्स। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ डेप्थ दे वांट यू टू हैव इन दिस टॉपिक, क्योंकि पॉलीमर ऐसा टॉपिक है जो पहली बार अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया हो बहुत वर्ष पहले, तो उसने भी अपने क्वेश्चन पेपर में इनकाउंटर किया होगा और हर वर्ष वो इनकाउंटर करता आ रहा होगा। तो अब इन जैसे टॉपिक से जेनेरिक क्वेश्चन पूछना ना स्मार्टनेस नहीं है, तो इसलिए BPSC थोड़ा सा डिटेल में पूछ रही है। उसके बाद आगे आते हैं साथियों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड इट्स एलोट्रोप्स। तो आपका एलोट्रोप्स कार्बन का क्लियर है अगर, तो वेल एंड गुड, जस्ट गो एंड रिवाइज इट कि ग्रेफाइट होता है, जो भी डायमंड, बकमिस्टर, फ्लोरीन, ये आपको तीनों के पता होने चाहिए डिफरेंसेस क्या हैं, किसके अंदर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है क्या नहीं है। तो ये यू हैव टू रीड दैट पूरा कार्बन एंड एलोट्रोप्स, उसका सारा का सारा अच्छे से पढ़ना है आपको। फिर उसके कंपाउंड्स के ऊपर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा डिटेल में कि कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, और ज़्यादा वो उसकी एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स हम इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा। इलेक्ट्रोलिसिस से लेटली क्वेश्चन ठीक ठाक आ गया है, तो आपको ये टॉपिक भी ध्यान से पढ़ना होगा। यू कैन जस्ट गो एंड रीड के डिसोसिएशन कैसे होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, और इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि कैथोड और एनोड पढ़ना है कि पॉजिटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस वाला टॉपिक। एंड देन यू हैव सॉल्यूशन से क्वेश्चन है, फ्लूइड से क्वेश्चन है, माफ़ करिएगा फ्लूइड तो फिजिक्स में आ जाएगा, हाँ सॉल्यूशन से, केमिस्ट्री में आपको सॉल्यूशन से क्वेश्चन है कि इनकी डेफिनेशंस पूछ लेते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, इन सब की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सारे कंपोनेंट्स की, ये सारे सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड देन दे आस्क अबाउट द डेफिनेशन। तो एक बार ये रीड कर सकते हैं। फिर सोल्यूशन के अंदर आप ये टॉपिक्स देख लीजिए कि कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन सोल्यूशन, यू नीड टू नो अबाउट कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, कि कौन से पार्टिकल साइज से ऊपर जाएंगे तो ट्रू सोल्यूशन हो जाएगा, कौन से पार्टिकल साइज से नीचे जाएंगे तो सस्पेंशन हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना है। फिर आपको एनवायरमेंटल और मेडिकल केमिस्ट्री, इसको आप एनवायरमेंट का टॉपिक भी कह सकते हो, बट मैंने इसको केमिस्ट्री में डाला क्योंकि आपको ना गाइड बुक्स के अंदर एनवायरमेंट आपको केमिस्ट्री से एसोसिएटेड मिल जाता है, उसी में आपको पोल्यूशन डिस्कस करा देते हैं, बायोगैस बता देते हैं आपको, ग्रीन हाउस गैसेज और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये ग्रीन हाउस गैस है, बायोगैस है, माफ़ करिएगा ये गैग नहीं गैस होना चाहिए, ये गलती होगी यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, अवॉइड इट। तो आपको ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से देखना है, एनवायरनमेंट वाला।
आफ्टर यू हैव डन द प्रीवियस टॉपिक्स तो ही आप इधर आइएगा, ठीक है। नहीं तो इसका सिर्फ PYQ कर लीजिए जा करके, अगर पूरा टॉपिक पढ़ने की समय नहीं है। जिन जिन टॉपिक्स को मैं यहाँ पे लीस्ट ग्रेड कर रही हूँ ना, नहीं समय है तो बस PYQ जाके देख लो इसके। BPSC के PYQ देख लो और UPSC के PYQ देख लो। किसका? बस UPSC एंड BPSC। पूरा टॉपिक पढ़ने का समय नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री में आपको एलॉयज़ पे क्वेश्चन है, आपको सॉल्ट पे क्वेश्चन है और एप्लीकेशन डेली लाइफ, ये तो इनका फेवरेट है। हर चीज़ का एप्लीकेशन डेली लाइफ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। एलॉयज़ आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉन्ज, ब्रास, किस में कॉपर टिन है, किस में कॉपर और जिंक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। रोल्ड गोल्ड कौन सा होता है, गन मेटल किसे कहते हैं, एयरप्लेन बनाने के काम कौन सा एलॉय आता है, यू नीड टू नो अबाउट दिस। और थोड़ा सा इसके पीछे की बेसिक्स भी, कि एलॉयज़ किस कंडीशन में मिक्सचर होता है, अगर एक से ज़्यादा किसी एलिमेंट का, तो एलॉय किसे कहते हैं, एलॉयज़ और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कंपाउंड्स और एलॉयज़ में क्या डिफरेंस है। तो यू नीड टू नो अबाउट दिस बेसिक डेफिनेशंस। वो कई बार कंफ्यूज कर लेंगे किसी और का डेफिनेशन दे करके, और आप मे बी उसको हाँ या ना, सही या गलत टिक कर सकते हो। तो थोड़ा सा जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो आज के टाइम पे, आपको उस टॉपिक के कीवर्ड्स को अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहे, अब क्वेश्चन काफ़ी इम्प्लिसिट होते हैं, ठीक है। आपको अंदर से ढूंढ कर गलतियाँ निकालनी होगी लाइन बाय लाइन, तो ध्यान से पढ़िएगा डेफिनेशंस वगैरह भी, ओके। और यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री का, कैसे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। जैसे मैंने कहा ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो ये देखिए आइसोटोप से क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से क्वेश्चन है, फिर से प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपको ये 3 क्वेश्चन मैंने निकाल के दिखा दिए, है ना। इसी तरह से हर टॉपिक से किसी से 5 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किसी से 4, किसी से 2, किसी से 1, बट रिपीटेशन बहुत है, और मैंने उन्हीं रिपीटेड थीम्स को यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है। अब अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी पढ़ाई को डायरेक्शन दीजिए। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और ऐसी वीडियोज़ और देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मूविंग ऑन टू फिज़िक्स। फिज़िक्स से ना लेटली क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। एक चीज़ और जो मैंने यहाँ पे ऑर्डर रखा है, मैंने बायोलॉजी को सबसे पहले इसलिए देखा क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूरे साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से होते हैं। कई बार होता है कि 10-10-10 का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन कई बार बायोलॉजी से 12-13 सवाल हो जाते हैं, और बाकी के जो सवाल हैं वो फिज़िक्स केमिस्ट्री से मिला जुला करके रहता है, ठीक है। तो फिज़िक्स अब देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से क्वेश्चन मिले हैं, उसके बाद केमिस्ट्री से, एंड देन फिज़िक्स से, अगर घटते क्रम में बोलूँ तो, इन 4 सालों को इकट्ठा करके। वैसे तो इक्वल प्रोपोर्शन ही होता है, लेकिन पिछले वर्ष हमने देखा 69 में बायोलॉजी का थोड़ा सा पलड़ा भारी था। चलिए आते हैं फिज़िक्स की ओर। फिज़िक्स में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है मोशन आपका, ठीक है। आप मोशन नहीं मिस कर सकते। इसमें आपको फ्रिक्शन पढ़ना है, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, सारे टाइप के फ्रिक्शंस को पढ़ लेना है। मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आ चुका है। एंड देन इनर्शिया से भी क्वेश्चन आ चुका है आपका, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको मोशन अच्छे से पढ़ना है। फोर्स वगैरह पूरा आप देख लेना, जितने टाइप के फोर्सेस आप जानते हो वो सारे फोर्सेस, चाहे सेंट्रीफ्यूगल हो, सेंट्रीपिटल फोर्स हो, एंड द बेसिक वन, आपको लॉज ऑफ मोशन वगैरह थोड़ा पता होना चाहिए, और बाकी बेसिक डेफिनेशंस वगैरह थोड़ी आइडिया होना चाहिए। इससे आपको 69 BPSC में एक क्वेश्चन आया हुआ है, 68 BPSC में तो 4 क्वेश्चन आया हुआ है, 69 में एक क्वेश्चन है, और वैसे ही 67 के रिपीट एग्जाम में भी एक है और 67 एग्जाम में भी एक है, तो टोटल इससे 7 क्वेश्चन हैं। मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7 क्वेश्चन के आसपास इससे है, ठीक है। फिर आते हैं लाइट की ओर। लाइट में भी आपको ये हर वर्ष इससे क्वेश्चन आया हुआ है, और अबाउट 7 to 8 क्वेश्चंस, ठीक है। 67 BPSC में काफ़ी सारे क्वेश्चन थे इससे, फिर 69 में एक था, और 68 और 67 रिपीटेड में भी। 67 BPSC में अराउंड 4 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम है, 3 क्वेश्चंस, हाँ। 67 में 2 क्वेश्चन थे, और 67 रिपीट एग्ज़ाम में भी 2 क्वेश्चन थे, ऐसे करके। तो आपको टोटल इससे 8 क्वेश्चंस बनते हैं लाइट चैप्टर से। आपको पढ़ना क्या है, पहली बात तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेनी है लाइट की, सारी प्रॉपर्टी। उसमें आपको स्पीड देख लेना है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिस्पर्शन, रेनबो फॉर्मेशन, उसमें क्या क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट की आपको सारी पढ़नी चाहिए। उसका नेचर, वेव नेचर से लेकर के पार्टिकल नेचर आपको पता होना चाहिए कि वे लाइट फोटॉन्स के फॉर्म में भी होता है और उसका वेव नेचर भी रहता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ पढ़नी है। उसके बाद आपका आता है लेंसेज एंड मिरर्स। इससे तो हर साल क्वेश्चन रहेगा। कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर, या कनकेव लेंस, कन्वेक्स मिरर। एक बार पढ़ लोगे ना वो टेबल तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छे से बैठ करके आधा घंटा 1 घंटा दे करके पढ़ लो। हर साल एक क्वेश्चन आता है, ये आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि कौन सी वाली मिरर का इस्तेमाल किस में होता है,
और फिर थोड़ा बेसिक पूछ लेंगे कि इनलार्ज इमेज किस में बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज किस में बनेगी, लोकेशन पे ऑब्जेक्ट को लगा करके फोकस पे रखोगे तो किस टाइप की इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे रखोगे तो कौन सी टाइप की इमेज बनेगी। बहुत बेसिक है, ठीक है। आप इसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लीजिएगा, मैंने बता दिया है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। आपका जो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, एक्स एंड गामा रेज हैं, इनको आपको फ्रीक्वेंसी की बेसिस पर, आपको वेवलेंथ की बेसिस पर अरेंज करने के लिए आ सकता है। थोड़ा सा इनसे भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आ गया ग्रेविटेशन। तो ये टॉप 3 टॉपिक्स जो हैं फिजिक्स में, और कुछ करने में फिजिक्स समझ में नहीं आती और कुछ करने में नहीं बन रहा है तो मोशन, लाइट और ग्रेविटेशन करके चले जाओ। ग्रेविटी से क्वेश्चन है, फ्री फॉल वगैरह जैसे टॉपिक से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। इससे 3 क्वेश्चन है पिछले 4 पेपर्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन है पिछले सालों में। तो ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हो ना, अभी जो मैं मेंशन करने वाली हूँ, इन सब से किसी से 2, किसी से 3, किसी से 2, किसी से 3 ऐसे सवाल बन रहे हैं। लेकिन ये जो टॉपिक्स है जो पीछे हुए डिस्कस, इनमें यू कैन से 7 क्वेश्चन हैं, 7 इधर 8 इधर, ठीक है। इतने क्वेश्चन हैं। तो आपको ना थोड़ा सा समझना होगा कि एनर्जी ज़्यादा कहाँ लगानी है और कहाँ आप बचा सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से इससे भी क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा हुआ है। इससे आपको मैं बताऊंगी अबाउट 69 बीपीएससी में एक था, 67th में भी एक था और 67th के रिपीटेड एग्जाम में भी। तो आपको एक क्वेश्चन हर साल है, इस तरह से इसका रेशियो है। आप इसमें ज़्यादातर ये फोटोवोल्टाइक सेल के ऊपर पूछ लेते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ये सोलर एनर्जी से रिलेटेड है तो इसका चर्चा रहता है, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में रहता है, तो इसलिए ये ज़्यादा पूछते हैं। फिर वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। फ्लूइड्स, ठीक है। ग्रेविटेशन के बाद अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप ये फ्लूइड्स ज़रूर पढ़िए। इसमें सरफेस टेंशन वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, ये अच्छे से पढ़िए वो क्या होती है। विस्कोसिटी अच्छे से पढ़िए वो क्या होती है। इसमें आपको हनी का एग्जांपल वगैरह देकर के क्वेश्चन पूछा हुआ है। सरफेस टेंशन आपको डिटर्जेंट के काम करने का जो इसके पीछे का फिजिक्स है, कैसे डिटर्जेंट काम करता है, वो सरफेस टेंशन के ऊपर है। बबल फॉर्मेशन सरफेस टेंशन के ऊपर है। तो थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड आपको इसके ऊपर नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है सरफेस टेंशन से प्रॉपर्टी का। बुक्स में आपके मेंशन होगा ये, आप अपनी स्टैंडर्ड बुक में जाइए और वहाँ पर पढ़िए, यू विल फाइंड इट। फ्लोटेशन पे क्वेश्चन था, पिछले वर्ष था, ठीक है। तो इससे भी अराउंड हर साल एक क्वेश्चन है जो आपका फ्लूइड्स वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। एंड देन यू मूव टू साउंड। साउंड से पहले बहुत क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब थोड़ा सा इसका वो घटता हुआ दिख रहा है। 69th में एक क्वेश्चन था और 68th में 2 क्वेश्चन थे, ठीक है फिलहाल। और 67th वगैरह दोनों एग्जाम में नहीं था। तो आपको साउंड में बेसिक आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख लेना है। आगे बढ़ते हैं। डिवाइसेस एंड इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज। अगर आप ल्यूसेंट या कोई गाइड बुक फॉलो करते हैं तो उसमें ना ये टेबल फॉर्म में मिल जाएगा आपको। तो मेजर तो आपको पहले तो वोल्टेज, करंट और उस सब के लिए डिवाइसेस पता होना चाहिए। एमीटर, गैल्वेनोमीटर, एक्सेट्रा से क्या डिफरेंस होता है। शंट किसे कहते हैं, शंट को कैसे लगाएंगे तो वो एमीटर बन जाएगा, कैसे लगाएंगे तो पोटेंशियल मीटर, गैल्वेनोमीटर बन जाएगा। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बेसिक रेजिस्टर, रेजिस्टेंस वगैरह के बीच में। उसके बाद थोड़े से एडवांस डिवाइसेस भी देख लेना, 2-4, ठीक है। उनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। टेबल अगर देखने का टाइम हो तो एग्ज़ाम की 1-2 दिन पहले, क्योंकि इसको आप रट करके क्या ही करोगे। एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे यू कैन जस्ट गिव इट अ लुक, आप देख सकते हो लिस्ट को, टेबल को। फिर आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट से भी क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन है इससे भी। तो आपका स्केलर वेक्टर क्वांटिटी पहले बहुत पूछता था, अब थोड़ा कम हुआ है। ये 67 में पूछा हुआ है, इधर नहीं पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो स्केलर वेक्टर आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन वाली, डायरेक्शन के बगैर क्या होती है, एक्सेट्रा। देन मैग्नेटिज्म के ऊपर क्वेश्चन है। आपको सब्सटेंसेस पूछ लेगा, ऑक्सीजन या आयरन ऐसा देकर कि कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है। तो आपको अगर पता रहेगा कि प्रॉपर्टी क्या होती है पैरामैग्नेटिक होने की, डायमैग्नेटिक होने की, तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, माफ़ करिएगा। उसके बाद आपका एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। नाइट्रोजन बम और ये हाइड्रोजन बम और न्यूक्लियर बम के ऊपर, फिशन और फ्यूजन रिएक्शन के ऊपर। सन के अंदर क्या हो रहा है, फिजन हो रहा है कि फ्यूजन हो रहा है। हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या होता है, फिजन होता है कि फ्यूजन होता है। डिफरेंस क्या होता है दोनों के अंदर, थोड़ा सा ये सब देख लीजिएगा। और ये देखिए, ये हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। आप ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन है मिरर से, कनकेव मिरर, ठीक है। फिर ये अगेन क्वेश्चन है मैग्नीफाइंग लेंस, कन्वेक्स लेंस से। फिर अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो मिरर से क्वेश्चन है कि हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्हें सिचुएशन दे रखी है, कौन से पोजीशन पर रखेंगे तो इस टाइप की इमेज बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके लाइट वाला, स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो मिरर वाले और लेंस वाले टॉपिक से हो गया। एंड देन वी हैव हियर साउंड। देखिए साउंड की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया। एंड देन वी हैव हियर
अगेन साउंड, एक्सक्यूज़ मी, ये सितार वगैरह के ऊपर क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन है, एक वेवलेंथ पे क्वेश्चन है, तो ये सारा का सारा साउंड के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस वीडियो के अंत पर आ चुके हैं फ्रेंड्स। आपने यहाँ पे देखा सारे रिपीटेड थीम्स जो फिजिक्स के मेंशन थे, मोशन, लाइट, ग्रेविटेशन, आपको फ्लूइड पे ज़्यादा ध्यान देना है, फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 10 टॉपिक्स आपके फिजिक्स में हो गए, वैसे ही केमिस्ट्री में, एंड देन वैसे ही आपको 10 के आसपास बायोलॉजी में। अब आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपको कैसे प्रोसीड करना है, आपकी पोजीशन कहाँ पे है, आपको रिवीजन करना है तो किस स्टेट पे करना है, और किस टॉपिक को रिवाइज़ करना है, किसको छोड़ना है। आप अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करिए इससे, और मैं आशा करती हूँ आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कोई सुझाव हो तो कमेंट करिए, कुछ सजेशन देना हो या कुछ और रिक्वेस्ट हो तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। इस वीडियो के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।